स्वागत है आपका क्रिक टाइम पर। इंग्लैंड वर्सेस इंडिया का जो सेकंड टेस्ट मैच है वो आज से शुरू हुआ और दिन खत्म होते होते इंडिया का स्कोर था 276 फॉर 3 विकेट्स, जिसमें अहम भूमिका निभाई के राहुल ने, जिन्होंने अपनी सेंचुरी पूरी करी और 127 रन पे वो नाबाद रहे। और उनके साथ खेल रहे अजिंक्य रहाणे। और इनिंग शुरू होते होते हमने देखा कि के राहुल बहुत डिफेंसिव खेल रहे थे, लेकिन दूसरी तरफ रोहित शर्मा जो लाजवाब बैटिंग कर रहे थे, वो अपना शतक कंप्लीट नहीं कर पाए, लेकिन उन्होंने भी 84 रन्स की ताबड़तोब इनिंग खेली। जब इनिंग शुरू हुई तब राहुल बहुत ही संभल संभल कर फूक फूक कर पाव रख रहे थे, लेकिन रोहित शर्मा अपने ही अंदाज में, हमने उनके मतलब अपने ही फ्लो में वो बैटिंग कर रहे थे। और जिस तरीके से वो बैटिंग कर रहे थे, ऐसा लग रहा था कि आज वो सेंचुरी बनाकर ही जाएंगे, लेकिन वो 84 रन ही बना पाए। और जेम्स एंडरसन जो लेजेंड है, उन्होंने उनका आउट किया, क्योंकि इस उम्र में भी वो बॉलिंग कर रहे हैं और अभी भी उनके मुख्य गेंदबाज बने हुए हैं। तो आप सोच सकते हैं एंडरसन किस तरीके से बॉलिंग कर रहे हैं। और उनके सामने जो अभी अभी नौजवान भी आए, वो भी फीके लग रहे हैं। चाहे जो भी हो, सबसे आश्चर्यजनक बात तो मुझे ये लगी कि भाई आज 90 ओवर का खेल हो सका, क्योंकि इंग्लैंड में तो कभी मैंने देखा नहीं इतने दिनों में कि कभी 90 ओवर भी डाले जा चुके हो। तो अच्छा लगा कि 90 ओवर हो गए। और बारिश ने खलल जरूर डाला था स्टार्टिंग में, लेकिन बाद में वो नहीं रही और पूरा दिन का खेल हमें देखने को मिला। तो यही आशा करते हैं कि ये पांचों दिन का खेल ऐसे ही बारिश मुक्त रहे और इस बार कोई ना कोई नतीजा हमें जरूर देखने को मिले। तो क्या कहते हैं प्रथम, के राहुल की बल्लेबाजी और रोहित शर्मा ने जो 84 रन बनाए, और विराट कोहली भी, उन्होंने भी बहुत बढ़िया 42 रन बनाए, लेकिन अनफॉर्चुनेट रहे, वो जाते जाते वो आउट हो गए। लेकिन एक सवाल जो हमने पहले पूछा था कि मतलब चेतेश्वर पुजारा क्या करेंगे कैसा, लेकिन और एक निराश है, उन्होंने हमारे हत्थे थमा दी है। जी हाँ। सबसे पहले तो मैं स्कोर कार्ड बता देना चाहता हूँ सभी को कि दिन का जो खेल खत्म हुआ पूरे 90 ओवर डाले गए, जैसे कि सौरभ ने पहले भी कहा। 276 रन बने इंडिया के और 3 विकेट के नुकसान पे, जिसमें रोहित शर्मा ने 83 रन बनाए, के राहुल के 127 थे, चेतेश्वर पुजारा 9 रन बना के आउट हो गए, और विराट कोहली 42 रन बना के, जो लास्ट के कुछ ओवर्स बाकी थे प्ले खत्म होने को, तभी उनकी भी विकेट चली गई। और अजिंक्य रहाणे के राहुल के साथ अभी क्रीज पर मौजूद है, 1 रन नाबाद पे। अगर हम बॉलिंग की बात करें तो जो इंग्लैंड के सबसे बेहतरीन बॉलर जो हर बार ही रहते हैं वो है जेम्स एंडरसन, जिन्होंने 2 विकेट चटकाए, अपने 20 ओवर डाले 52 रन देके। और जो दूसरे सफर गेंदबाज थे इंग्लैंड की तरफ से, वो थे ऑली रॉबिन्सन, जिन्होंने 1 विकेट लिया। सैम करन, मार्कवुड और मोइन अली को एक भी विकेट नहीं मिल पाया। तो जैसे कि आपने सौरभ कहा कि शुरुआत में जब हमने देखा कि रोहित शर्मा और के राहुल ओपनिंग करना है, तो रोहित शर्मा अपना नेचुरल गेम खेल रहे थे, और के राहुल मतलब ऐसा नहीं कि के राहुल हमें अनकंफर्टेबल दिखाई दे रहे थे। पर स्टार्टिंग में इतनी सी बात थी कि उनकी बैट से मतलब वो सिंगल डबल्स नहीं आ रहे थे। पर जो बात होती है कि ओपनिंग में हमें पार्टनरशिप चाहिए, क्योंकि जितनी बढ़िया ओपनिंग पार्टनरशिप होगी वो मैटर करती है। एक इंडिविजुअल स्कोर स्कोर कितना बनाते हैं वो मैटर नहीं करता। हालांकि जब के राहुल के बहुत कम रन थे, हमने देखा कि रोहित शर्मा के 60-65 रन हो गए थे और के राहुल 15-16 रनों पे थे। तो के राहुल के भी बैक ऑफ द माइंड में ये बात जरूर चल रही होगी जब भी, क्योंकि नजर तो स्कोर बोर्ड पे जाती ही है, आप कितना भी कह ले। पर के राहुल की तारीफ करनी होगी कि उन्होंने पेशेंस दिखाया, खुद पे नियंत्रण रखा, और उन्होंने कोई भी एक रैश शॉट खेल के वो आउट नहीं हो गए। उन्होंने पूरा समय दिया अपने आप को, पार्टनरशिप बिल्ड की। और जैसे फिर रोहित शर्मा आउट हो गए थे, उसके बाद जो रोहित शर्मा का रोल था वो बखूबी के राहुल ने निभाया। जब उसके बाद चेतेश्वर पुजारा आए, फिर विराट कोहली के साथ जब उनकी पार्टनरशिप हुई, तो जिस तरह का रोल रोहित शर्मा निभा रहे थे, सेम उसी तरह का रोल के राहुल ने निभाया, और वो अभी भी निभाए जा रहे हैं। जी हाँ। और जैसे कि इनिंग शुरुआत हुई थी तो राहुल बहुत डिफेंसिवली मतलब अपना विकेट बचा रहे थे। शायद मुझे लगता है एक स्ट्रेटजी भी उन दोनों की रही होगी कि मतलब पहले 10 ओवर तो दोनों ने ही फूक फूक के कदम रखे बहुत बढ़िया से। मतलब उनको था कि ये गेंद मतलब
पहले पहले विकेट नहीं देना है, क्योंकि जैसे कि हमने कल प्रिडिक्शन भी किया था कि भाई जीतने तो वाला है टॉस इंग्लैंड ही, तो वो जीते भी। और लेकिन जैसा हमने कहा था कि शायद आपको बल्लेबाजी करनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। लेकिन हमारे लिए फायदेमंद साबित हुआ, क्योंकि इंडिया के लिए आई बल्लेबाजी। शायद उन्होंने तब देखा होगा कि ऊपर ओवरकास्ट कंडीशन थी और शायद स्टार्टिंग में ज्यादा मदद मिलने के चांसेस भी थे। तो इस नजरिए से देखा जाए तो शायद जो रूट ने सोचा होगा कि हम बॉलिंग कर ले, और सेम विराट कोहली ने भी कहा था कि हम बॉलिंग कर ले। लेकिन पहले 10 ओवर दोनों ने बहुत बढ़िया खेला, लेकिन उसके बाद फिर हमने देखा कि किस तरीके से रोहित शर्मा ने इनिंग को आगे बढ़ाया, और राहुल अभी भी डिफेंसिवली खेल रहे थे। लेकिन जैसे ही रोहित आउट हो गए, उसके बाद फिर राहुल ने अपना गेम शुरू कर दिया जिस तरीके से रोहित पहले खेल रहे थे। तो इस तरीके से इनिंग आगे बढ़ी। लेकिन चेतेश्वर पुजारा उन्होंने हमें फिर से एक बार डिसअपॉइंट किया है। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हो कि अगर उनकी सेकंड इनिंग भी अच्छी नहीं गई तो क्या उन्हें और एक चांस मिलेगा? जी हाँ, देखिए ये बात हमें ज़रूर माननी होगी कि चेतेश्वर पुजारा का सच में मतलब जो देखिए एक बात रहती है रन नहीं बनना और दूसरी बात रहती है कि वो प्लेयर कॉन्फिडेंस नहीं दिखा रहा है। और जो सेकंड केस है वो चेतेश्वर पुजारा के साथ अभी फिलहाल में हो रहा है। उनके रन तो आ ही नहीं रहे हैं, पर जो कॉन्फिडेंस है ना, मतलब उनको देखने के बाद अभी बिल्कुल भी ऐसा कॉन्फिडेंस नहीं दिख रहा है। जैसे हमने इसके पहले भी हमारे शो में बात किया था, ठीक है हमें उनको चांस देते रहना चाहिए, पर उन्हें भी कहीं ना कहीं समझना पड़ेगा ये बात को कि उन्हें कितने भी चांस मिले, पर कभी ना कभी वो एक ब्रेक पॉइंट आ सकता है। और वो ब्रेक पॉइंट जिस दिन आ गया, उसके बाद चेतेश्वर पुजारा के लिए कमबैक करना, ये टाइम पे मतलब एक बार उनके फिर वो अगर वो बाहर निकल गए तो कमबैक करना मतलब लगभग इम्पॉसिबल जैसे हो जाएगा। तो ये चेतेश्वर पुजारा को भी समझना होगा कि अब उनको परफॉर्मेंस देना मतलब एक नेसेसरी हो गया उनके लिए परफॉर्मेंस देना, और वो उनको देख के हमें कॉन्फिडेंस बिल्कुल भी नहीं आ रहा है। हम जितने जी भी हाँ। पिछले जब कुछ भी वो जब भी वो पिच पे होते हैं, ऐसा लगता है कि हम आओ मतलब गेंदबाज को विकेट देने के लिए आए हैं, क्योंकि बाहर जाती हुई गेंद को छेड़ना पहले भी एक दो बार मतलब एज लग के चौका गए, लेकिन बाद में तो फंसी गए एंडरसन के जाल में। तो अब जैसे कि हमने आपने कहा कि वापसी करना बहुत मुश्किल रहेगा, क्योंकि हमने देखा है के राहुल मतलब वो भी ओपनर थे 2018 में, लेकिन उसके बाद से उन्हें निकाला गया। तो हम देखते हैं कि इस बार उन्हें चांस मिला है ओपनिंग करने को, वो भी ऐसे नहीं कि वो एज ए ओपनर आए थे, वो आए थे एज ए मिडल ऑर्डर बैट्समैन। लेकिन इंजरीज की वजह से उन्हें चांस मिला, तो आप देख सकते हैं कितनी बढ़िया तरीके से उन्होंने बल्लेबाजी की है। लेकिन बाद में आप ये नहीं देखते कि भाई इनको पहले भी खिला सकते थे। लेकिन क्योंकि एक बार आप पीछे चले गए पेकिंग ऑर्डर में, तो फिर जो आगे आने वाले उनकी जगहों पे आते हैं प्लेयर्स, फिर उनको ही ज्यादा चांसेस भी मिलते हैं। और अगर उन्होंने स्कोर जड़ दिए अच्छे थोड़े बहुत, तो उनको ही आगे चांसेस मिलने के ज्यादा चांस। जी हाँ, मतलब वो इस प्रकार से हो जाता है कि अब आपके हाथ में कुछ भी नहीं रहता है। आप उनके ऊपर डिपेंड हो जाते हो इनडायरेक्टली, कि अगर उनका खराब परफॉर्मेंस होगा तो, या अगर उनको इंजरी होंगी तो फिर आपका चांस आएगा। मतलब आप अब आपके हाथ में कुछ भी नहीं है, क्योंकि आपको परफॉर्मेंस देंगे तभी आप स्क्वाड में तो भी रहेंगे। और अगर पेकिंग ऑर्डर में भी नीचे आ गए तो फिर जो उनके आगे है उनके ऊपर चेतेश्वर पुजारा की डिपेंडेंसी हो जाएंगी। और जो एक और बात थी कि राहुल एक यंग प्लेयर है, मतलब ठीक है उनको थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस ज्यादा है मतलब इंडियन क्रिकेट में, पर फिर भी अभी वो एक यंग ही प्लेयर है, इतने भी उनको इतना भी ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं हुआ है। मतलब एज भी देखे अगर हम उनकी, पर अगर हम चेतेश्वर पुजारा की बात करें तो चेतेश्वर पुजारा शायद इसके बाद अगर वो ड्रॉप हो गए तो फिर उनका कमबैक तो मुझे नहीं लगता कि पॉसिबल हो पाएगा। ये भी एक और जी बात है। जी हाँ। और वैसे भी मिडल ऑर्डर के अभी देखिए बहुत से अभी सूर्य कुमार यादव को भी चांस मिल सकता है, क्योंकि अगर चेतेश्वर पुजारा को, वैसे तो हम चाहेंगे कि सेकंड इनिंग अगर आए तो चेतेश्वर पुजारा बढ़िया खेले, पर आज मैं बहुत ज्यादा निराश हूँ चेतेश्वर पुजारा से, क्योंकि आज ऐसी किसी भी प्रकार से ऐसी कोई कंडीशन नहीं थी जिसमें बैटिंग करने में दिक्कत आ रही हो। दोनों जो हमने ओपनर भी देखे, विराट कोहली को भी देखा, या इवन अजिंक्य रहाणे जब लास्ट लास्ट में आए तो भी उनकी बैट को अच्छे से बॉल लग रही थी। तो हमने देखा कि जो बैटिंग करने के लिए ये पिच थी या जो कंडीशंस थी वो इतनी कुछ डेंजरस नहीं थी बैट्समैन के लिए। बड़ी मतलब पहले से हम देखते आ रहे हैं कि लॉर्ड्स की जो पिचेस रहती है
वो थोड़ी ज्यादा बैटिंग फ्रेंडली रहती है, वहां पे रन बनाना इजी होता है। और अगर आप ऐसी पिच पे भी अगर, और जहाँ पे बाकी बैट्समैन रन बना रहे हैं, आपको कोई प्रेशर नहीं है, और ऐसी में भी अगर आप जल्दी विकेट अपनी लेके जाओगे, तो कहीं ना कहीं फिर आप पे सवाल उठना तो बनता है। पर फिर भी हम चाहेंगे कि चेतेश्वर पुजारा को एक और अगला टेस्ट भी मिले, अगर वो सेकंड इनिंग फेल होते हैं। पर ऐसा नहीं होना चाहिए, फेल नहीं होने चाहिए, उन्होंने स्कोर करना चाहिए, सबकी यही दुआ है। पर अगर वो फेल भी हो तो एक और चांस तो भी उन्हें डिजर्व करते हैं। हाँ, कि फिर भाई वो नहीं होना चाहिए कि भाई बराबर से चांसेस नहीं मिले। अगर प्रूव करना है तो आपके लिए मतलब ये टेस्ट मैच है थर्ड, वहां तक आप प्रूव कर सकते हो करो, लेकिन उसके बाद तो मुझे लगता है वो ब्रेक पॉइंट आ जाएगा उनके लिए कि इससे ज्यादा मतलब वो आप सहन नहीं कर पाओगे उन्हें, कि फिर एक लाइबिलिटी बन जाएंगे वो, क्योंकि आपको एज अ नंबर 3 मतलब एक स्टेबिलिटी प्रोवाइड करने वाला खिलाड़ी चाहिए, जो कि अब तक चेतेश्वर पुजारा थे। लेकिन पिछले कुछ समय में मतलब जब से वो इंग्लैंड आए वो दिखा नहीं उनके बल्लेबाजी में। खासकर पे जब स्विंगिंग कंडीशन आ जाती है वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रगल करते हुए नजर आ रहे हैं। जी हाँ सर, और वैसे तो शायद शायद फिर सूर्य कुमार यादव ने उनके ऊपर शायद वीआरई को भी चांस मिल जाए। जी हाँ, वैसे तो मुझे लगता है कि हमने ये बात पे बिल्कुल भी अभी डिस्कशन नहीं करना चाहिए, क्योंकि देखिए भले ही हमें अभी, देखिए एक ऐसी फीलिंग आती है चेतेश्वर पुजारा ने से काफी टाइम से परफॉर्मेंस नहीं दिया है। अगर अगर आप देखें कि फर्स्ट टेस्ट मैच छोड़ दीजिए, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप छोड़ दीजिए, और उसके बाद आता है फिर ऑस्ट्रेलिया सीरीज। ऑस्ट्रेलिया सीरीज, इंग्लैंड सीरीज, वहां पे ऐसा भी नहीं चेतेश्वर पुजारा एकदम ठंडे थे। पर जो बात है कि बड़ा स्कोर, वो 50 बना लेते थे, 40-50 रन, पर वो बड़ा स्कोर नहीं कर पा रहे थे। और ये बात कभी भी कही जाती है कि जिस दिन आपका दिन रहता है, जिस दिन आपका बल्ला बोलता है, उस दिन आपने लंबा खेलना चाहिए, क्योंकि वही समय रहता है जहाँ पे आप अपने अपनी मतलब दिखा सकते हैं पूरी दुनिया को। और जिस दिन अगर आपका दिन नहीं रहेगा, तो उस दिन आपके हाथ में कुछ भी नहीं रहता है, आप कुछ भी नहीं कर सकते। एक बॉल आएंगी और आपका विकेट लेके चली जाएंगी। तो यही बात चेतेश्वर पुजारा के साथ हो रही है, जिस दिन उनका अच्छा रहता है, वो स्कोर बनाते भी है, पर वो 40-50 रन बना के वो आउट होके चले जाते हैं। तो ये एक और प्रॉब्लम है चेतेश्वर पुजारा के साथ। नहीं भाई, वो तो मैं मानता हूँ कि उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में बहुत बढ़िया कर लिया, मतलब उन्होंने जिस तरीके से अपने बॉडी पे गेंद ली उसके लिए तो हम उनके ऋणी रहेंगे, क्योंकि बहुत उनकी वजह से मतलब वो हम मैच जीते ही भी कह सकते हैं, क्योंकि उन्होंने एक छोर संभाले रखा था। लेकिन जब से वो इंग्लैंड आए हैं तो हमने देखा है उन्होंने हर बार स्ट्रगल किया है। ऐसा कभी लगा ही नहीं कि ये वही चेतेश्वर पुजारा है जो इंडिया के सबसे भरोसेमंद बल्लेबाज माने जाते हैं। अगर उनका मुझे लगता है नेक्स्ट टेस्ट अगर उनको चांस मिले और वो भी अच्छा ना जाए तो फिर मुझे नहीं लगता कि इसके बाद उनको चांस मिलेगा फोर्थ या फिफ्थ टेस्ट में। वो जी तो हाँ, समय बताएंगे ही हम क्या होता है अभी। ये समय लेकिन तो। जिस तरीके से रोहित शर्मा की इनिंग चली है उसके बारे में बोलना बहुत ही आवश्यक बन जाता है, क्योंकि हमने उनके साथ देखा है कि वो जब से अवे टूर्स कर रहे हैं उन्होंने, तो 30-40 रन तो बहुत बढ़िया बनाते हैं। स्टार्ट तो उन्हें लगभग हर इनिंग में मैंने देखा है उनको स्टार्ट मिला है हर टेस्ट में, लेकिन वो उसको भुना नहीं पा रहे थे, 50 में भी कन्वर्ट नहीं कर पा रहे थे। तो इस बार उन्होंने बहुत बढ़िया बैटिंग की, ऑलमोस्ट सेंचुरी बनाने वाले थे, लेकिन एक बहुत बढ़िया गेंद कहूंगा मैं उसे उनके सामने गिर गई और वो आउट हो गए। लेकिन बहुत बढ़िया बैटिंग कर रहे थे। जी हाँ, और वो बात ऐसी थी कि अगर जिस तरीके से रोहित शर्मा खेल रहे थे, जब तक कि अगर उन्हें कोई मैजिकल बॉल नहीं आती थी, तब तक कि वो आउट होने वाले नहीं थे। और उसी तरह की एक मैजिकल बॉल जेमी एंडरसन ने फेंक दी। और वो, देखिए जो बात है ना, जेमी एंडरसन की एक बहुत खूबी कहना चाहूंगा कि वो मतलब बहुत बार प्लेयर्स उनकी बॉल को पढ़ नहीं पाते। और मैंने बहुत पहले उनकी इंटरव्यू वगैरह जो, वो मतलब इंटरव्यू नहीं पर एक क्लासेस, मास्टर क्लासेस जिस टाइप से रहती है बॉलिंग के बारे में, मैंने उनकी बॉलिंग की देखे थे, तो उसमें उन्होंने एक चीज तब कही थी कि वो जो वॉबल सीम यूज करते हैं, तो वो इसलिए ये वो यूज करते हैं क्योंकि उनको खुद को नहीं पता रहता कि बॉल टप्पा खाने के बाद क्या करने वाली है। कि तो बैट्समैन को किस तरीके से किस पता तरीके रहेगा। से जाएंगे। जी हाँ, अगर मतलब बॉलर को आपको नहीं। पता नहीं रहता कि गेंद अंदर जा रही बाहर जा रही कहाँ पे जाएंगे। जी, तो अगर बॉलर को ही पता नहीं है कि ये गेंद पे क्या होने वाला है, तो बैट्समैन किस तरीके से गेस कर लेगा।
और इसी वजह से बहुत बार जिमी एंडरसन ओवर सीम डालते हैं और बॉल कभी अंदर बाहर हो जाती है, और उसी तरीके से वो बॉल पे भी रोहित शर्मा की विकेट मिल गई जिमी एंडरसन को। तो वो काफी एक बढ़िया बॉल थी, जी। लेकिन भाई अनफॉर्चुनेटली वो विकेट। बंदा तो एब्सोल्यूट वो बंदा एब्सोल्यूट लीजेंड है। मतलब जिस तरीके से हम बल्लेबाजी में कहते हैं कि सचिन तेंदुलकर, तो उस तरीके से वो भी गेंदबाजी में मैं मानता हूँ नहीं। जी तेज हाँ। गेंदबाजी मतलब बहुत बढ़िया। उन्होंने मतलब 39 ईयर के वो हो चुके हैं, अभी भी खेल रहे हैं और अभी भी मेन प्राइम बॉलर है। इसलिए नहीं उनको खिला रहे कि भाई वो गेंदबाजी आके डाल देंगे, इसलिए खिला रहे कि क्योंकि वो विकेट लेंगे, अभी भी मेन बॉलर है। ब्रेक हमने देखा कि मारकूट थे वहां पे, ओली रॉबिन्सन थे, लेकिन फिर भी अभी भी एंडरसन पे दिखा रहे थे, शायद इसलिए वो अभी भी खेल रहे हैं। जी हाँ, उनको कभी भी इस वजह से नहीं कि वो जिमी एंडरसन है उसकी वजह से कभी उन्हें मतलब टीम में मौका नहीं मिला है। वो परफॉर्मेंस कंसिस्टेंटली देते जा रहे हैं और उनको परफॉर्मेंस के बेसिस पे मिल रहा है। और एक और जो स्टैट्स है मैं बताना चाहूंगा कि जो हाईएस्ट नंबर ऑफ टेस्ट मैचेस किसी प्लेयर ने खेले हैं तो वो है सचिन तेंदुलकर 200 मैचेस, और उसके बाद फिर रिकी पॉन्टिंग और ऐसे दो तीन नाम आते हैं जिन्होंने 168 मैचेस खेले हैं। और उसके बाद जैक कैलिस। फिफ्थ नंबर पे जिमी एंडरसन का नाम है जिन्होंने 164 मैचेस खेले हैं। तो मुझे लगता है कि जब तक ये सीरीज खत्म हो जाएंगी और फिर उसके बाद वो एशेज के लिए भी रेडी है, तो एशेज खत्म होने तक तो उस उनका नाम सचिन तेंदुलकर के नीचे रहेगा। और हम ये विश करेंगे कि शायद, मुझे तो ऐसे थोड़ा दूर लगती है कि सचिन तेंदुलकर तो वो पहुंच जाएंगे, पर जिस तरीके से उनका अभी तक करियर रहा है, 39 इयर्स एज है उनकी, और शायद अगले एक डेढ़ साल वो और खेल सकते हैं इजीली। तो हम होप करेंगे कि उनका जो करियर है वो एक हाई नोट पे फिनिश हो, जिस तरीके से वो अभी परफॉर्मेंस दे रहे हैं उसी तरीके से एक अच्छी परफॉर्मेंस के साथ वो अलविदा करे क्रिकेट को। जी हाँ। और जो आज मतलब चेंजेस किए थे इंडिया ने, इंडिया की तरफ से, मतलब शार्दुल ठाकुर जो इंजर्ड थे, उस पर काफी ज्यादा हमारी भी चर्चा थी कि किसको चांस मिलेगा किसको नहीं। तो मेरा तो मानना था कि उमेश यादव को चांस मिल सकता है, पर टीम इंडिया मतलब वो ऑब्वियस चॉइस थी। वैसे भी अगर किसी भी दिन अगर आप विराट कोहली को पूछे कि आपको उमेश यादव चाहिए ईशांत शर्मा चाहिए, तो विराट कोहली हर बार ईशांत शर्मा की तरफ ही जाएंगे। और इस बार भी वैसे हुआ, उन्होंने ईशांत शर्मा को पहला प्रेफरेंस दिया। पर काफी ज्यादा लोगों का ये कहना था कि अगर आप ईशांत शर्मा को टीम में लाना चाहते हो तो, क्योंकि देखिए अगर हम फर्स्ट टेस्ट में बात करते थे कि आपको तीन फास्ट बॉलर खिलाने हैं, ऑलराउंडर्स को हम छोड़ देते हैं, तीन मेन फास्ट बॉलर खिलाने हैं, तो उसमें फिर कंपटीशन रहता था कि आप सिराज को खिलाइए या ईशांत शर्मा को खिलाइए, दो में से एक। तो इस मैच में भी बहुत लोगों का मानना था कि अगर आपको ईशांत शर्मा को खिलाना है तो आप सिराज को बिठा के ईशांत शर्मा को खिलाइए, और शार्दुल ठाकुर की जगह आपने अश्विन को प्रीफर करना चाहिए था। कि अश्विन इस तरह के गेंदबाज है कि मतलब अभी अगर आप लेटेस्ट भी फॉर्म की बात करें तो वो इस तरह के गेंदबाज है कि वो किसी भी पिच पे किसी भी तरह की कंडीशन पे वो विकेट चटकाते हुए एक अटैकिंग बॉलर है। और जब इंडिया टॉस मतलब हारा और इंडिया की जब पहली बैटिंग आई, तो फिर तो अश्विन को लेना और ज्यादा लाभदायक हो जाता था, क्योंकि चौथी इनिंग्स में इंडिया की बॉलिंग आने वाली है और फिर चौथी इनिंग में आपको ये दिखाई देगा कि स्पिन स्पिन में मदद मिले। जी हाँ, सही बात है। लेकिन वीडियो में भी कहा था कि शायद उन्होंने अपना माइंड एक तरीके से सेट कर लिया है कि हम भाई अब चार फास्ट बॉलर के साथ ही जाने वाले। तो मुझे लगता है कि भाई उनको अगले टेस्ट में और उसके अगले टेस्ट में भी मौका मिलना हार्ड है। मतलब शायद ना भी मिले रविचंद्रन अश्विन को, क्योंकि अब ऐसा है कि भाई उन्होंने एक चीज मतलब दिमाग में अपने डाल लिया, तो वो तो फिर अब चलने वाली है। मुझे नहीं लगता है कि आर अश्विन को चांस मिलने वाला है इस सीरीज में। जी हाँ, अभी तो हमें देखना होगा किस तरीके से होता है। आपको क्या लगता है कि कल कल का खेल किस तरीके से जा सकता है? क्या इंडिया के लिए एक अच्छा स्कोर क्या होगा? अभी तो इंडिया बहुत तो मतलब डोमिनेटिंग फॉर 3 विकेट्स। और अभी तो मतलब आना बाकी है ऋषभ पंत ने, रविंद्र जडेजा ने, जो मतलब अच्छे भी रहाने और के राहुल मौजूद है। तो मैं
मतलब और 100 200 150 200 रन तो और इससे ज्यादा मैं एक्सपेक्ट करता हूँ। मतलब जितनी अभी बैटिंग बची है इंडिया की, तो और अगर 150 200 रन उसमें ऐड कर दे 2 सेशंस तक तो बहुत बढ़िया रहेंगे। जी हाँ, अगर आप 150 रन 150 पौने 200 भी अगर ऐड करेंगे तो 450 तक स्कोर पहुंच जाएगा। और इंग्लैंड में 450 का स्कोर काफी ज्यादा रहता है। और आपके पास एक एज रहेंगे। और देखिए सबसे एक बात जो मैं कहना चाहूंगा कि देखिए आज जैसे एक एनालॉजी के साथ कि देखिए कभी में अगर आप ट्रेडिंग करते हो तो ट्रेडिंग में जब आप चीजें करते हो तो कभी कभी फेक सिग्नल्स आते हैं। सिग्नल मतलब कि आपको अब ट्रेड ऊपर लेना है नीचे लेना है किस प्रकार से। तो आज शायद से जो रूट भी वो एक फेक सिग्नल के चक्कर में फंस गए कि उन्हें एक कुछ थोड़ी कंडीशंस वगैरह दिखी जो लॉन्ग लास्टिंग बिल्कुल भी नहीं थी, जो वेदर जी कंडीशंस हाँ। थी। और शायद से उन्होंने थोड़ा गलत पढ़ लिया चीजों को और वो भी उस चक्कर में फंस गए और इंडिया को एक अच्छी कंडीशन में उन्होंने बैटिंग करने को दे दी। और जो दूसरा एडवांटेज इंडिया के लेकिन पास है। विराट कोहली ने भी ये कहा था कि मैं भी शायद बॉलिंग ही करता, तो मेरे हिसाब से वहां पे लगी ऐसा रहा था कि भाई यहाँ पे आए और बॉलिंग कर ले। मतलब अगर जी, इंडिया भी जीत जाता तो शायद बॉलिंग ही करता। और जो दूसरा एडवांटेज है कि किसी भी टेस्ट मैच में जो सबसे बेहतरीन दिन बैटिंग के लिए माना जाता है वो है सेकंड डे। और अभी इंडिया की लगभग आधी से ज्यादा पूरी बैटिंग बाकी है। तो अब इंडिया को मोस्ट ऑफ द सेकंड डे का जो एडवांटेज है अच्छी मतलब जो हम कहते हैं कि सबसे बढ़िया दिन बैटिंग के लिए वही रहता है। तो उसका भी एडवांटेज अब इंडिया के पास रहेगा। तो अब मुझे लगता है कि 450 से नीचे तो इंडिया ने अब कहीं भी यहाँ से सोचना चाहिए नहीं। अगर वो कोलैप्स वगैरह कोई हो जाता है या एक एक आधा घंटा इंडिया का खराब सेशन जाता है वो भी कल सुबह में, क्योंकि अगर खराब सेशन जाना रहेगा तो सुबह का सेशन में कुछ ना कुछ हो सकता है। अगर सुबह का सेशन इंडिया ने अच्छे से निकाल लिया तो स्कोर 450 के नीचे तो कैसे भी नहीं रहने वाला है। जी। और आपका मतलब विराट कोहली के बारे में क्या ख्याल है? उन्होंने बहुत बढ़िया बैटिंग कर रहे थे 42 रन तक, लेकिन लास्ट में जाते जाते उन्होंने भी अपने विकेट मतलब फेंक के गए, ऐसा मैं कह सकता हूँ, क्योंकि उन्होंने मतलब बाहर जाती गेंद को थोड़ा बहुत छेड़ा। जी हाँ, विराट कोहली की वैसे तो पूरी तरीके से रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि अब उनके पास टाइम हो चुका था कि अब वो शटर क्रॉस कर दे। पर फिर भी उन्होंने वो रिस्पॉन्सिबिलिटी उन्हें लेनी चाहिए थी कि आखिरी तक मैं टिकूंगा और कल सुबह आके मैच यहाँ पे केएल राहुल के साथ मतलब स्टार्टिंग करूंगा अगले दिन की। पर उनका भी अनफॉर्चुनेट देखिए विराट कोहली के साथ ऐसा नहीं रहता है कि विराट कोहली रन नहीं बनाते हैं। लोगों की जो आप गुस्सा कह सकते हैं या नाराजगी कह एक्सपेक्टेशन। सकते हैं कि वो स्कोर तो बनाते हैं पर जो उनकी एक्सपेक्टेशंस रहती है हमारी पूरी ऑडियो मतलब उनके फैंस की कि वो एक बड़ा स्कोर बनाए 80 90 सेंचुरीज बनाए। उनका जो अब स्कोर देखा जाता है ना वो सेंचुरीज में देखा जाता है कि वो सेंचुरी बना रहे हैं कि उन्होंने नहीं। मतलब वो अपना स्टैंडर्ड उतना हाई कर लिया उन्होंने कि सेंचुरी से नीचे तो हम देखते ही नहीं थे। देखिए मतलब अगर पिछले 1 2 साल जब भी मतलब आते थे विराट कोहली तो ऐसा लगता था कि भाई अब तो सेंचुरी मार देगा। पिछले इसमें मारी है तो इस बार भी मार देगा, अगली बार में ऐसे ही लगता था। लेकिन अब इस पेंडेमिक ने मतलब लॉकडाउन की वजह से तो थोड़ा बहुत प्रभाव पड़ा है। जी हाँ, देखिए विराट कोहली के साथ तो ऐसा कभी रहा ही नहीं कि उनके रन नहीं बने ऐसा नहीं। बस एक आधी कोई सीरीज हो जाती थी। पर ये एक पूरा आप कह सकते हैं एक पैच है मतलब पूरा एक टाइम लाइन है इतनी बड़ी कि इतने टाइम से उनका कोई बड़ा स्कोर नहीं आ रहा है। मतलब बड़ा स्कोर मतलब वो 70s तक पहुंच रहे हैं पर उससे ज्यादा वो कन्वर्ट नहीं कर पा रहे। और 42 रन अगर आप किसी भी बैट्समैन की बात करें तो कम नहीं रहते 42 रन बनाना। पर अगर आप विराट कोहली की बात करें तो विराट कोहली के नाम के सामने वो थोड़ा छोटा लग जाता है 42 रन। जी हाँ। जी हाँ। और इंग्लैंड की बॉलर्स की बात करें तो जेमी एंडरसन तो हर बार की तरह ही और ओली रॉबिन्सन काफी ज्यादा प्रॉमिसिंग बॉलर दिखाई दे रहे हैं। और हमने पहले भी जब उनकी बॉलिंग देखी थी हमने कहा था कि अब ये लंबे रेस का घोड़ा है और ये अभी लंबा दौड़ने वाला है क्योंकि ओली रॉबिन्सन जब भी आते मतलब मैंने अभी तक तो मुझे कोई भी इनिंग याद नहीं कि ओली रॉबिन्सन आए और वो विकेट ले गए हैं। एक ना एक विकेट वो लेके ही जाते हैं और वो कंसिस्टेंटली बढ़िया बॉलिंग करते हैं। ऐसा नहीं कि उन्हें बाय चांस किसी तरीके से विकेट मिल जाती है, वो बढ़िया बॉलिंग करते हैं और खुद के दम पे विकेट लेके जाते हैं। अगर आज मैं सबसे ज्यादा नाराज होऊंगा तो मार्कवुड मतलब मार्कवुड ने काफी बढ़िया बॉलिंग की है। जो जब वो उनका स्पेल स्टार्ट हुआ था उनको
बॉलिंग मिली सेकंड सेशन की स्टार्टिंग में, फर्स्ट सेशन में बॉलिंग नहीं मिली, पर उन्होंने काफी ज्यादा गति से बॉलिंग की। उनकी स्टार्टिंग की 5-6 ओवर के बाद 146 किलोमीटर की एवरेज स्पीड थी, सिर्फ एवरेज स्पीड। तो काफी दमखम के साथ बॉलिंग कर रहे थे, पर उन्हें विकेट नहीं मिली। और जो सबसे कमजोर कड़ी रही है, मतलब फर्स्ट टेस्ट की बात कर लीजिए, और अभी फर्स्ट इनिंग जो अभी पूरी तरीके से खत्म नहीं हुई, तो वहाँ पे सैम करन दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि उनका कुछ इतना इम्पैक्ट नहीं दिखाई दे रहा है गेम पे मुझे, जी हाँ। बॉल के साथ। जिस तरीके से वो ट्राई कर रहे थे कि मतलब बाहर से गेंद अंदर लाने की बहुत ज्यादा ट्राई कर रहे थे, और उस चक्कर में वो ज्यादा पैड की तरफ गेंद डाल रहे थे, लेग साइड की तरफ, तो वहां पे उन्होंने 2-3 अच्छे फ्लिक खाए। जी हाँ, उन्होंने काफी ज्यादा अलग चीज ट्राई पहले, नॉर्मल अपने एंगर के साथ, पर वो उनकी लाइन लेंथ बराबर नहीं जा रही थी। फिर उन्होंने अपना चेंज की साइड, फिर भी कुछ इतनी ज्यादा इफेक्टिव नहीं दिखाई दे। तो सैम करन क्योंकि एज अ ऑलराउंडर उनकी जो इम्पोर्टेंस है वो बढ़ जाती है, और फास्ट ऑलराउंडर है, स्विंग कराते हैं। और स्टार्टिंग में उन्हें गेंद मिला था, ऐसा नहीं कि उन्हें पुराना गेंद थोड़ा थमाया गया, तो उन्हें शुरुआत शुरुआत में ओवर्स मिले थे, पर वो अपना इम्पैक्ट नहीं डाल पाए। तो हम एक्सपेक्ट करेंगे कि आज तो इंडिया ने काफी ज्यादा डोमिनेट किया, पूरी तरीके से डोमिनेट किया आज का दिन। एक्सपेक्ट करेंगे कि कल का एक कॉम्पिटिटिव खेल हो, दोनों तरफ से बढ़िया खेल दिखाई दिया हमें। जी। और लेकिन जाते जाते मैं ये कहना चाहूंगा कि KL राहुल ने बहुत ही ज्यादा मतलब बढ़िया बल्लेबाजी की, और क्या ड्राइव लगाया, क्या पंचेस लगाए, एकदम हेवी ड्राइवर की तरह। और रोहित शर्मा ने भी बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी की है। इन दोनों की जितनी तारीफ करे उतनी कम है, क्योंकि इंग्लैंड में ओपनिंग करना ये कोई साधारण बात नहीं है। हम देखते हैं कि जितने भी कंट्रीज वहाँ पे खेलने जाते हैं, किसकी भी मतलब ये पार्टनरशिप 100 के ऊपर इतनी बार गई नहीं है। और पिछला तो मुझे याद नहीं कि कब गई थी, लेकिन शायद बहुत लंबा अंतराल ही होगा। पिछले टेस्ट में 97 रन की पार्टनरशिप, और इस बार भी मतलब सेंचुरी के आगे गए। तो हम मतलब अगले 2-3 सीरीज के लिए तो ये कह ही सकते हैं कि ये कॉम्बिनेशन हमें एक मिल चुका है ओपनिंग के लिए, चाहे वो अब किधर भी मतलब सीरीज रहे, जी हाँ, और ये क्योंकि सबसे ज्यादा सबसे एक मुश्किल तो ये रहता है। जी हाँ, और ये सबसे ज्यादा एक रिलायबल प्लेयर्स भी दोनों। इंडियन क्रिकेट, अगर हम वाइट बॉल की बात करते हैं, तो जो सबसे ज्यादा रिलायबल प्लेयर्स हम निकालेंगे, तो उसमें रोहित शर्मा और KL राहुल रहती है। बस इतनी बात थी कि अब क्या वो टेस्ट क्रिकेट में भी वो रिलायबिलिटी दिखा पाएंगे, और उन्होंने बखूबी दिखाई है दोनों ने। मतलब दोनों ने अपने पहले गेम को मतलब एकदम पेशेंटली खेला है उन्होंने, बहुत बढ़िया। और जब राहुल मतलब अपने 15-20 रन बना के खेल रहे थे, तब रोहित शर्मा वहाँ पे 60-65 रन थे। लेकिन राहुल बहुत ज्यादा डिफेंस कर रहे थे, तो तब प्रथम बोलता है कि बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट कर रहे हैं, और अभी वीडियो में बोल रहा है कि भाई बहुत पेशेंट दिखा है, तो समझ रहे हो ना आप? ये देखिए, कभी भी जो चीजें समझ में आती है ना, वो एक, जब हम एक लॉन्ग विजन के साथ, एक दूर के विजन के साथ देखते हैं, तो फिर चीजें हमें समझ में आती है कि ठीक है, जो भी चीजें हुई वो इसी प्रकार से होनी चाहिए थी, तो ही टीम के लिए बेहतर रहता। पर वो टाइम पे मतलब मुझे व्हाट सच में, मैटर्स इज द एंड रिजल्ट, मतलब आपने एंड में क्या किया, आप वहां पे कितने स्कोर लगाए, वो इम्पोर्टेंट रहता है। जी हाँ, अगर इस तरीके से कुछ हो जाता था कि इंडिया का जो अभी 276 है वो 240 250 पे रहता था, तो फिर शायद हम ऐसा बोल सकते थे कि काफी ज्यादा ही स्लो खेल गए। पर रन रेट बरोबर चलने दिया दोनों ही बैट्समैन ने अपनी पार्टनरशिप के साथ, और KL राहुल ने बाद में अपना गियर भी चेंज किया। तो जितने स्कोर की हम अगर एक्सपेक्टेशंस मैं रखते एक हैं। बात कहना चाहता हूँ, मतलब अगर KL राहुल के वो जो 20-30 में वो आउट हो जाते ना, तो इतना बुरा लगता। मतलब उन्होंने बहुत ही ज्यादा गेंद खेल लिए थे उन्होंने, और रन भी बहुत कम थे। लेकिन उन्होंने वो चांस लिया, मतलब पहले संभल कर खेले और बाद में अटैकिंग खेले, तो उन्होंने वो चांस लिया। अगर वो खुदा ना खास्ता एक आधी अच्छी गेंद उनको मिल जाती और आउट वगैरह हो जाते, तो बहुत ही डिसअपॉइंट रहते सब लोग उनसे, और वो खुद भी। लेकिन उन्होंने एक अच्छे मतलब सेंचुरी में कन्वर्ट किया है, तो सभी लोग उनसे बहुत ही ज्यादा खुश है। और उन्होंने वहाँ पे बालकनी में जो रहता है, लॉर्ड्स की बालकनी में, वहाँ पे अपना नाम भी दर्ज करा लिया है, सेंचुरी मार। जी हाँ, अभी तो
ऐसा नहीं कि अभी सेंचुरी मार के वो रुक गए, अभी भी कल आके फिर से वो अपना खेल शुरू करेंगे और हम होप करते हैं कि डबल सेंचुरी मारते, ट्रिपल सेंचुरी मारते, जितने ज्यादा रन मारे हमारे लिए अच्छा है। तो आज एक हाई नोट। और एक फन फैक्ट आपको मतलब बताता हूँ कि सचिन तेंदुलकर की भी मतलब लॉर्ड्स में सेंचुरी नहीं है। तो क्या आप मतलब? समझ सकते हैं कि बहुत कम लोगों को चांस मिलता है वहां पे सेंचुरी मारने। जी, हम बड़े बड़े जो लेजेंड्स रहे थे, हम सचिन की बात कर ले, सुनील गावस्कर की बात कर ले, या खुद विराट कोहली की भी लॉर्ड्स में सेंचुरी नहीं है अभी तक। तो जो तीन जनरेशन के तीन जो लेजेंड्स है, हम अगर उनकी बात करें तो किसी भी सेंचुरी नहीं आई। बड़े बड़े प्लेयर्स डिसअपॉइंट हुए हैं कि मतलब अभी भी डिसअपॉइंट होते हैं कि वो लॉर्ड्स में उनकी सेंचुरी नहीं है। तो ये लॉर्ड्स में सेंचुरी होना ही अपने आप में एक बहुत बड़ी बात होती है। तो आज का खेल ओवरऑल इंडिया के लिए काफी बढ़िया रहा और हम एक्सपेक्ट करेंगे कि कल भी इस तरह का खेल हो, पर थोड़ा बहुत रहेगा क्योंकि कॉम्पिटिटिव खेल है, वन साइडेड ही मैच बिल्कुल भी ना जाए, थोड़ा हमें मसाला भी ऐड हो क्रिकेट में। तो एक हाई नोट के साथ हम आज का जो हमारा शो है वो समाप्त करते हैं। अगर आपको हमारा शो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, और ऐसी शो हम डेली हर मैच के बाद प्री मैच शोज, पोस्ट मैच शोज और अलग अलग क्रिकेट से रिलेटेड शोज लाते रहेंगे। तो हमारे साथ बने रहिए। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।